नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीएम ई विद्या चैनल नंबर 12 पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये है समावेशी कक्षा का विशेष सत्र, जिसमें आज 12वीं कक्षा के विद्यार्थी हिंदी का एक पाठ पढ़ेंगे जो है कविता। कविता का नाम आपको मैं बता देता हूं, शीर्षक है छोटा मेरा खेत। इस चैप्टर के माध्यम से, इस टाइटल या शीर्षक के माध्यम से कवि ने खेती और रचनात्मकता को किस तरह से जोड़ने का प्रयास किया है, ये आप समझेंगे इस कविता में। और साइन लैंग्वेज के माध्यम से इस सत्र को विशेष आवश्यकता वाले दर्शकों और छात्रों को समझाने के लिए आप स्क्रीन पर देख रहे हैं देव को, जो सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हुए इस सत्र को समझाएंगे। और ये पाठ पढ़ाने के लिए हमारे साथ हैं शीतल मैम, जो कि प्रधानाचार्य हैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, हरकेश नगर, दिल्ली में। नमस्कार मैम। नमस्कार। और दर्शकों, आप हमसे जुड़ सकते हैं डीटीएच के साथ साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है यूट्यूब चैनल, NCERT ऑफिशियल चैनल पर आप जाएं और लाइव सत्र के दौरान यहाँ पर चैट बॉक्स में अपने सवाल या अपने सुझाव हम तक पहुँचाएं। अगर आपके मन में कुछ प्रश्न हमारे विशेषज्ञ से पूछने हैं तो आप ज़रूर पूछें। साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं फ़ोन नंबर के माध्यम से। फ़ोन नंबर है 8800040559। ईमेल एड्रेस भी नोट कर सकते हैं dth.class12@ciet.nic.in। तो इस इंटरैक्टिव क्लासरूम का हिस्सा बनिए और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी किस प्रकार से सामान्य छात्रों की तरह ही हम हर एक विषय, हर एक पाठ और हर एक पाठ के महत्व के बारे में समझा कैसे सकते हैं, इस सत्र के अंतर्गत आज हम समझने का प्रयास करेंगे। हम जब कविता की बात करते हैं मैम, तो कवि, क्योंकि कवि की स्पेसिफिक रचना होती है, क्या सोच के कवि ने लिखा है जी, और किस परिवेश में लिखा है, ये जानना ज़रूरी होता है। इसीलिए प्रायः कवि का परिचय कविता के पहले पुस्तकों में दिया होता है। तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय कवि के बारे में दें। जी, आज प्यारे दर्शकों, मैं आप सभी को नमस्कार करती हूँ और आपका अभिनंदन करती हूँ हमारी कक्षा में आने के लिए, समावेशी कक्षा में। और आज जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं, छोटा मेरा खेत, 12वीं कक्षा की, जो कि आरोह पुस्तक में संकलित है। पहले हम उनके कवि उमाशंकर जोशी का एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं। उमाशंकर जोशी जी का जो जन्म है वो 21 जुलाई 1911 को गुजरात में हुआ था और उन्होंने अपनी काव्य संग्रह बहुत हमारे सामने प्रस्तुत किए, जिसमें विश्व शांति, गंगोत्री, निशीथ, प्राचीना, वसंत वर्षा और महाप्रस्थान जैसे प्रसिद्ध काव्य संग्रह देखने को मिलते हैं। और कवि जो हैं, क्योंकि वो बहुवस्तु प्रतिभा के धनी हैं, इसीलिए केवल काव्य पर अपनी तूलिका नहीं चलाई, बल्कि अन्य विधाओं को भी उन्होंने आजमाया और बहुत सारी विधाएं आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कविता के अतिरिक्त नाटक, कहानी, उपन्यास, आलोचना और निबंध। इसके साथ ही आप सब जानते हैं कि हिंदी साहित्य की दुनिया में ज्ञानपीठ पुरस्कार कितना महत्व रखता है। 1967 में निशीथ रचना के लिए उन्हें इस पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि साहित्यिक विशेषताओं की जब हम बात करते हैं तो उमाशंकर जोशी में आपको दार्शनिक गहराई दिखेगी, गीतात्मक सौंदर्य दिखेगा और मानवतावादी आदर्श दिखेगा। उनकी रचनाओं में जहाँ एक ओर प्रेम है, वहीं प्रकृति है, तो दूसरी ओर आध्यात्मिकता भी देखने को मिलेगी। और इसके साथ ही, क्योंकि गांधी दर्शन का जोशी जी पर बहुत गहरा प्रभाव था, इसलिए हम उनकी कविताओं में, उनकी रचनाओं में सामाजिक न्याय जैसे महत्वपूर्ण विषयों को भी देख पाते हैं। अगर मैं उनके कला पक्ष की बात करूं, तो उन्होंने मुहावरेदार शैली का प्रयोग किया है। इसके साथ ही विवरणात्मक शैली का प्रयोग किया है, जिसमें वो विवरण को देते हैं विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए, ताकि एक प्रभावशाली वातावरण का निर्माण किया जा सके। और आप जानते ही हैं कि जब मुहावरेदार शैली होती है तो उसको बूझने में, उसको समझने में हमें अपने मस्तिष्क का प्रयोग करना पड़ता है और वो कहीं ना कहीं रचना प्रभावी हो जाती है। इसके अतिरिक्त वेस्टर्न जगत में भी हमें देखने को मिलता है और गुजरात साहित्य में भी यह एक महत्वपूर्ण नवाचार है, रिक्त पद्य शैली। तो रिक्त पद्य शैली पे अगर मैं बात करूं तो 20वीं सदी की गुजराती साहित्य का एक महत्वपूर्ण नवाचार था ये। इसमें हम देखते हैं कि कवि जो होता है वो जब कविता लिखता है
तो उसमें छंद होगा, छंदात्मकता बरकरार होगी, लयात्मकता बरकरार होगी, यानी एक आंतरिक लयात्मकता आपको कविता के माध्यम से देखने को मिलेगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पुरानी कविताओं की तरह आपको तुक भी देखने को मिले, तो हो सकता है उसमें तुकबंदी का अभाव हो। इसके बावजूद कविता बहुत प्रभावशाली होती है। जी, तो कवि का परिचय आपने दिया और जैसा कि मैम ने कहा कि दार्शनिक गहराई भी उनकी कविताओं में, उनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। मैम आगे बढ़ूं और उससे कविता पाठ आप शुरू करने से पहले मैं पूछना चाहूँगा कि कवि कर्म और किसान कर्म में, क्योंकि कविता जिस तरह से लिखी गई है वो कवि कर्म और किसान कर्म को समान दिखाने का प्रयास किया गया है, आखिर कैसे? जी, देखिए, हमने ये बचपन में भी सुना है कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। जी। यानी कवि की जो कल्पना होती है वह उसके विस्तार के माध्यम से ऐसी ऐसी बातों में समानता स्थापित करता है और कल्पना के सागर में डूब के ऐसी चीज़ों को हमारे सामने प्रस्तुत करता है जिसके विषय में शायद हमने सोचा भी ना हो। तो यहाँ जो जोशी जी हैं, उन्हें अचानक से अपनी कविता के शीर्षक में जो लिखा है कि छोटा मेरा खेत, तो खेत में और कवि कर्म में भी समानता नजर आई और वहाँ उन्होंने दिखाने की कोशिश की कि जिस तरीके से किसान अपने खेत के माध्यम से कार्य करता है, उसी तरीके से कवि अपने पन्ने पर, चौकोर पन्ने पर कार्य करता है। जी, तो आइए पढ़ते हैं कविता और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या उन्होंने खेत में या किसान में और कवि में और कविता में क्या समानता देखी है। जी, मैं ज़रूर इस कविता पे आगे बढ़ूंगी। उससे पहले मैं आपको, क्योंकि हमारी ये समावेशी कक्षा है, तो इसमें मैं कवि कर्म ने जिस तरीके से किसान कर्म के साथ समानता दिखाई है, मैं इस तस्वीर, इस टेक्टाइल के द्वारा दिखाने की कोशिश करूंगी। जी। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये चौकोना खेत दिखाने की मैंने कोशिश की है अपनी समावेशी कक्षा को बनाने के लिए, जिसे हमारे बच्चे छूकर देख सकते हैं। इसके साथ ही मैंने हिंदी भाषा में यहाँ चौकोना शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि खेत भी चौकोना होता है और हमारा पन्ना भी, जिस पर कविता लिखी जाती है, वो भी चौकोना होता है। इसके साथ साथ मैंने ब्रेल भाषा और हिंदी भाषा दोनों का यहाँ प्रयोग किया है, जिसे हम छू करके भी देख सकते हैं। और समानता को तस्वीरों के माध्यम से विजुअलाइज कराने के लिए भी प्रयोग किया गया है। कई बार हिंदी भाषा में जब कल्पना का प्रयोग होता है तो उसका साक्षात रूप, मूर्त रूप देखने में बच्चे हमारे बहुत बार सक्षम नहीं हो पाते, तो इस तरीके की तस्वीरों के माध्यम से शिक्षक उसको मूर्त रूप प्रदान कर सकते हैं ताकि हमारा बच्चा बेहतर तरीके से विजुअलाइज कर सके। जी, तो खेत तो चौकोना और पन्ना इसमें मैं देख पा रहा हूँ कि बीच में आपने शब्द लिखे हैं चौकोना, बीज, धारा और पुष्प, और इस बाईं तरफ में, आपकी बाईं तरफ है खेत का विशेषण और दाईं तरफ है कविता से जुड़ी हुई चीजें। तो जी, अब अगली चीज क्या है? बीज। जी, अब आप यहाँ पे बीज को अगर हम कक्षा में ले जाते हैं अपने बच्चों के लिए, तो इस बीज को छू करके महसूस किया जा सकता है। इसी तरीके से पढ़ने के लिए हमने बीज हिंदी में भी लिखा है, और अगर हम इन ब्रेल भाषा को छू करके देखें तो इसको भी हम प्राप्त कर सकते हैं। जी। और बीज की जो समानता है, जिस तरीके से खेत में बीज डाला, जो कि सबसे शुरुआती चरण होता है, जी। इसी तरीके से कवि के मन में जब कविता रचनी होती है तो बीज क्या होता है? उसका भाव, उसका विचार। तो सबसे पहले विचार आता है। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ हमने दिखाने की कोशिश की है कि एक व्यक्ति भावों में, विचारों में डूबा हुआ है। इसी तरीके से हमारे और भी अन्य शब्द कविता में आए हैं, जैसे धारा, जिसे हम छूकर देख सकते हैं, पुष्प, तो हमने पुष्प को कक्षा में ले जाने की प्रयास किया है, कोशिश की है। और इसके साथ ही फल, हम फलों से परिचित करा सकते हैं, पुष्प से परिचित करा सकते हैं। तो ये हम देख सकते हैं कि पुष्प, कक्षा में हम पुष्प ले जा सकते हैं, फल ले जा सकते हैं, तस्वीरें ले जा सकते हैं, भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, और दोनों भाषा का, यानी ब्रेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, और तब जाकर के कविता का निर्माण होता है। जी, तो ये कविता जो है फल है, और यहाँ सीड या बीज या पुष्प, फल, ये किसान के परिणाम है। जी बिल्कुल, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बता दिया कि ये फल के रूप में हमें दोनों ही जगह प्राप्ति होती है। तो और अब जो उद्देश्य है दोनों का। बिल्कुल जी, तो कविता और खेती यानी किसानी किस तरह से आपस में एक दूसरे को समान है एक दूसरे के, और कवि ने यही समझाने का प्रयास किया है। तो आइए कविता ही पढ़ते हैं और समझते हैं किस प्रकार से समानता बताने का प्रयास किया गया है। जी, अब हम अगर कविता को देखें तो कवि कहता है कि छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज़ का एक पन्ना,
कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहाँ बोया गया। यानी जिस तरीके से किसान अपने छोटे से खेत जो कि चौकोना होता है उसमें फसल उगाता है, उसी तरीके से मैं भी तो फसल की तरह कविता उगा रहा हूँ, कविता के भावों को उकेर रहा हूँ। तो कागज़ का एक पन्ना और खेत के बीच समानता दिखाई गई, और जैसे कहीं से एक अंधड़ आता है, उसमें एक बीज उड़ के आ जाता है और फिर वहीं से रोपण शुरू हो जाता है और फिर वो अंत में हमें फसल के रूप में प्राप्त होता है। उसी तरीके से कवि के मन में भी अचानक से कोई क्षण ऐसा होता है कि एक उसे भाव और विचार मिल जाता है और फिर उसे लगता है कि इसी भाव पर, इसी विचार पर मुझे कविता लिखनी है, और वहीं से कवि कर्म की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। और इसी के बाद आप देखेंगे कवि आगे कहते हैं कि कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। यानी जिस तरीके से कवि के पास कल्पना होती है भावों की, शब्दों की, उसमें वो जो रस होते हैं, जो भाव होते हैं, उनको वो पीता है या उनका आस्वादन करता है और फिर कविता को आगे बढ़ाता है। इसी तरीके से अगर हम किसान के खेत में देखें तो वहाँ बीज होता है और वहाँ रसायन कौन होते हैं? हवा, पानी, मिट्टी, वातावरण, और ये सारे रसायन घुलते हैं, मिलते हैं, बीज उसमें पूरी तरीके से गल जाता है, उस रस को प्राप्त कर लेता है, निशेष कुछ भी नहीं होता है। और फिर जैसे बीज से अंकुर फूटता है, पल्लवित होता है, पुष्पित होता है, और उसी तरीके से अगर हम कविता में देखें तो शब्द ही अंकुर के रूप में फूटते हैं और कविता धीरे धीरे शब्दों के माध्यम से आगे गति प्राप्त करती हुई जाती है। तो हम देख पा रहे हैं कि वहाँ बीज है तो यहाँ विचार, भाव, शब्दों का अंकुर फूट जाता है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो वो अपनी कविता को और आगे ले जाते हैं कल्पना में और कहते हैं कि झूमने लगे फल, रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती रोपाई क्षण की। झूमने लगे फल, कौन से फल? अगर खेत में देखेंगे तो सचमुच के फल जो किसान ने बोए थे, और अगर हम कविता में देखें तो जो कवि के हृदय में भाव उठे और फिर वो फल रूपी बने, तो कविता का कर्म जो कवि कर्म बन गया और रचना के रूप में प्राप्त हुआ। यानी उसने जो भी अपना कर्म किया और वो कविता पूरी बनकर तैयार हो गई फल के रूप में। अब दोनों ही जगह पे फल का रस किसान ले सकता है, उसके माध्यम से अन्य लोग ले सकते हैं। उसी तरीके से जो कविता रच दी गई, अब उसमें जो भी भाव आएंगे, जो भी रस होंगे, वो भक्ति रस, श्रृंगार रस, जैसी भी कविता रची गई होगी, उससे जो रस आस्वादन होगा वो दोनों ही क्षेत्रों में प्राप्त किया जा सकता है। कवि कहते हैं कि बहुत ही अलौकिक होता है, क्योंकि कर्म करने के बाद, चाहे आपने कविता रची हो या आपने किसान ने खेत में काम किया हो, उसके बाद जो आनंद आता है, जो रस आता है, वो बहुत ही अलौकिक होता है, अद्भुत होता है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अपार आनंद, अपार खुशी मिलती है। आगे कहते हैं कि अमृत धाराएं फूटती रोपाई क्षण की, और उसमें से अनेक अनेक अमृत धाराएं निकलने लगती हैं, और जो क्षण में आपने रोपाई की थी उसको हम आगे ले जाते हैं कटाई अनंतता की। रोपाई क्षण की, परंतु कटाई अनंतता की, यानी एक बार में आपने कर्म तो कर दिया, लेकिन जब आप उसे काटेंगे तो वो अनंत अनंत आपको सुख देगी। क्यों? क्योंकि कविता करने के बाद आप देख सकते हैं कि उस कविता को बार बार पढ़ा जा सकता है, और हर बार लुटते रहने से ज़रा भी नहीं कम होती। यानी कविता आपने एक बार पढ़ी तो वो ख़त्म नहीं हो जाएगी, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे भी हमें उसी तरीके के भाव, आनंद देती रहेगी। और इसी तरीके से एक बार अगर आपने खेत में फसल उगा दी तो उसके बाद अगली बार भी उसको आप प्रयोग करेंगे, और बार बार खेत में आप किसान कर्म करने के माध्यम से रस की प्राप्ति करते रहेंगे, तो ये अनंत रहेगा। तो रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकोना, इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो रस है वो अक्षय पात्र के समान है, जिसका क्षय नहीं होता, जो समाप्त नहीं होता, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है, दर्शकों तक जाती है कविता तो और आगे बढ़ती है ख़त्म होने की बजाय। तो छोटा मेरा खेत चौकोना,
तो कवि ने यहाँ बहुत खूबसूरती से दोनों में साम्यता दिखाने की कोशिश की। शायद हमने भी इस तरीके से पहले नहीं सोचा था कि खेत का आकार और पन्ने का आकार एक हो सकता है। जी, ये बहुत ही सुंदर रचना है और बहुत ही सुंदर समानता दिखाई गई है। और इस तरह से जो छात्र 11वीं कक्षा 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं और हिंदी से रुचि है, हिंदी में लगाव है, तो वो भी प्रयास कर सकते हैं इस तरह से कि कुछ प्राकृतिक चीज़ों को कुछ शाब्दिक चीज़ों के साथ जोड़ करके कविता बनाएं। तो ये बहुत ही सुंदर कविता रही। और इसको टेक्टाइल माध्यम से या जो आपने टीएलएम तैयार किए हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, उसके माध्यम से शिक्षक किस तरह से विशेष आवश्यकता वाले दर्शकों या छात्रों दर्शकों नहीं, अपनी कक्षा में छात्रों को किस प्रकार से इस कविता को पढ़ा सकते हैं, ज़रा बताने का प्रयास करें। सबसे पहले मैंने जो ये समावेशी कक्षा बनाने के लिए टेक्टाइल पाथ का प्रयोग किया है, यहाँ अगर मेरे दर्शक देख पा रहे हैं, हमारी कविता का नाम लिखा है मेरा छोटा खेत। उसको मैंने ब्रेल भाषा में लिखने का प्रयास किया है, जिसको कक्षा में अगर हमारे शिक्षक जी अब दिखाई दे रहा है जी, तो इस कविता का नाम हमने यहाँ लिखा है। लेकिन साथ ही अगर हमारे दर्शक यहाँ देख पाते हैं और मेरे शिक्षक साथी भी अगर देख पाते हैं, इसमें टेक्टाइल में मैम ने लिखने का प्रयास किया, ब्रेल में लिखने की कोशिश की है, जिसे आप छू कर भी देख सकते हैं। इसमें टेक्टाइल माध्यम से लिखा हुआ है छोटा मेरा खेत। तो जो विशेष आवश्यकता वाले छात्र हैं, उनके लिए शिक्षक इस तरह से तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल जी। तो अगर हमारे शिक्षक साथी अपनी कक्षा में ले जाकर के बच्चों को छू करके इसे महसूस करा पाएं, तो हम इस तरीके के ब्रेल भाषा में भी और अपनी हिंदी भाषा में भी ले जा सकते हैं साहित्य की कक्षाओं में। इस खेत में मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये क्या है ये भी बताएं। जी, मैं इसको एक बार उठा के दिखाने की कोशिश करती हूँ जी। इसमें हमने किसान कर्म को दिखाने का प्रयास किया है, ताकि हम टेक्टाइल के माध्यम से, टीएलएम के माध्यम से 3D फॉर्म में अपने बच्चों को दिखा सकें। यदि हम देखें तो मैं आपको एक एक करके दिखाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे हमने रोपाई को दिखाने की कोशिश की है। रोपाई, अगर मेरे बच्चे देख पा रहे हैं, हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, तो हमने एक तरफ इसमें हिंदी में रोपाई लिखा है, क्योंकि किसान कर्म में हम बुआई, रोपाई विभिन्न चरणों से गुजरते हैं। और इसके पीछे ही हमने इसे ब्रेल में लिखने की कोशिश की है, इसी के पीछे। तो मेरे शिक्षक साथी इसको भी अपनी कक्षा में ले जा सकते हैं और इसे हम छू कर, हाथ लगाकर महसूस कर सकते हैं। मतलब जो ये आपने तैयार किया है खेत, इसमें जितने भी एलिमेंट हैं सभी के लिए आपने टेक्टाइल और हिंदी दोनों भाषा का इस्तेमाल करते हुए, ताकि सामान्य बच्चे भी समझ सकें और जो देखने में सक्षम नहीं है पूरी तरह से, उनको भी समझ में आ जाए कि वो छू करके उसको अनुभव कर सकें, समझ सकें ये क्या चीज़ है। और मुझे लगता है कि जो देख पा रहे हैं या जहाँ पर भी हमें लग रहा है कि अपनी कक्षा को समावेशी बनाना है, तो मुझे लगता है कि जो बच्चे लिखने का प्रयास करते हैं, अगर वो भी ब्रेल सीखने का प्रयास करें, उन्हें भी बहुत मज़ा आएगा इसको छू के देखने में। तो हमारे दोनों ही अपनी कक्षा को समावेशी बनाते हुए हमने रोपाई इस तरफ लिखा है और उसी को ब्रेल भाषा में इस तरफ लिखा है। मैं बाकी शब्दों से भी, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो बच्चे देख पाते हैं अगर वो ब्रेल सीखने का प्रयास करते हैं, तो इससे एक बहुत बड़ा फायदा ये पूरा समावेशन और साथ में जो संवेदनशीलता है जो लोग नहीं देख पाते उनके प्रति, तो सामान्य बच्चों में वो भाव पैदा होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसी तरीके से रोपाई और बुआई में अगर आप देखें तो फिर वही हमने किया है कि बुआई और इसके पीछे छू कर देखने वाली ब्रेल भाषा में बुआई लिखा है। तो बुआई और रोपाई में अंतर क्या है, ये भी संक्षिप्त में बता दें। देखिए, वैसे तो ये एक तरीका है जिसमें से हमें किसी एक को चुनना होता है कई बार। तो हम क्या करते हैं कि बुआई में हमने अपने बीज को ऐसे करके जमीन पर छिड़कने की कोशिश की, डालने की कोशिश की, या एक एक करके भी लगाने की कोशिश की, तो वो बुआई है, जो थोड़ा परंपरागत तरीका भी था। सीधे बीज को खेत में डालना, बीज को चाहे आप छींट के डाल रहे हैं चाहे किसी विधि से डाल रहे हैं, वो बुआई है। बिल्कुल, जब हमने सीधे बीज को मिट्टी तक पहुंचाया तो वो बुआई है, आपने बड़ा सही कहा। और रोपाई में हम पहले अपने पौधे को, अगर हम ये देखें, रोपाई अपने पौधे को कहीं नर्सरी में रोप देते हैं। वो वहाँ कुछ दिन रहता है जिससे कि खरपतवार नहीं आती,
पौधे के जीने का कर्म जो समय है वो बढ़ जाता है और वो बीज खराब नहीं होता है। जब वहाँ उसे पूरी हर सुविधा मिल जाती है, ग्रोथ मिल जाती है, वृद्धि मिल जाती है, फिर उसको ला करके रोप दिया जाता है। तो बुआई और रुपाई में बस ये छोटा सा अंतर था। दोनों तरीकों में से हम दोनों ही तरीकों को अपना सकते हैं। एक बड़ा उदाहरण है रुपाई का। बिल्कुल, बहुत सही जवाब दिया आपने। और बाकी जो फूड ग्रेन्स यानी खाद्यान्न है वो ज़्यादातर उनकी बुआई होती है। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं तो हम देख रहे हैं कि रोपाई और बुआई के बाद अंकुरण फूटेगा और अंकुरण फूटने के बाद उस शब्द का भी हमने इसी तरीके से प्रयोग किया है जी। और फिर हमें आखिरकार कभी ना कभी तो पौध मिल ही जाएगी। तो ये पौध और इसके साथ ही हमारा ये ब्रेल भाषा में पौध। तो और इस पीछे आपने पौधे भी लगा रखे हैं। पौधे आ गए हैं, अब ट्रैक्टर भी चल रहा है खेत में अगर हम देखना चाहें तो बच्चों को इस तरीके से विजुलाइज कराने के बाद कक्षा में बड़ा आनंद आता है कि आज हमें कुछ दिखाया गया, कुछ सुनाया गया, कुछ छू के देखने का मौका मिला। तो हमारी कक्षा समावेशी होने के साथ साथ इंटरेस्टिंग और रुचिकर भी होती है। तो इस तरीके से हमने इस मॉडल का प्रयोग किया है जी। तो अब बढ़ते हैं अगले चरण में और एक छोटी सी कविता आपने और ऐड की है इसमें। जी। संक्षिप्त में मैं चाहूँगा उसका भी पाठ कर दें। जी बिल्कुल। देखिए, मैंने शुरू में ही कहा था कि जो जोशी जी हैं उनकी कविता में आपको प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिलता है और इसीलिए हम दोनों ही कविता को देखें तो यहाँ भी प्रकृति का वर्णन है और पहली कविता में भी प्रकृति का वर्णन था जी। जैसे नभ में पाती बधे बगुलों के पंख, चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें, कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया, हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया से। बहुत ही प्राकृतिक सौंदर्य का बहुत सुंदर वर्णन है कि आसमान में, नभ में, आकाश में जब कवि देखता है तो बगुले जो पक्षी होते हैं श्वेत वर्ण के, वो पंक्ति में बंधे हुए आगे अपने पंखों को फैलाए बढ़ते जा रहे हैं और वो इतने सुंदर लगते हैं एक ही पंक्ति में जाते हुए कि ऐसा लगता है कि मेरी आंखें ही उनकी तरफ, जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं मेरी आंखें भी उसी तरफ जा रही हैं, तो मेरी आंखें ही वो चुरा के ले जाएंगे, मेरे नैनों को चुरा के ले जाएंगे। और जब पीछे से आसमान में देखते हैं तो कजरारे काले काले बादलों की छाया पूरी तरफ बिखरी होती है और सांझ उतरने लगती है और तेज उसका फैल जाता है। आपने देखा होगा जब अंधेरा होता है, होने वाला होता है तो आसमान में प्रकाश आ जाता है जी। तो ये सारी चीज़ें मुझे जिस तरीके से बांध लेती हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई तो ऐसा हो जो मुझे रोक ले, मेरी जो आंखें ये चुरा के ले जा रहे हैं, जो पाती बंधी बगलों की पांखें हैं, ये मुझे रोक ले, बांध ले, क्योंकि ये दृश्य मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। बहुत ही अलौकिक दृश्य है जी। तो कभी आपको मौका मिले तो आप भी आसमान में इसी तरह से देखिए और कैसे पंछी सुबह के समय उड़ते हैं अलग अलग दिशाओं में और जब शाम का समय होता है तो अपने जो उनका प्रवास होता है जहाँ रहते हैं वहाँ वापस आते हैं, लेकिन पंक्ति में ही आते हैं। तो बहुत ही सुंदर दृश्य लगता है। शहरों में कम, ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा देखने मिलता है। आगे बढ़ते हैं और कीवर्ड्स बताते हैं अपने दर्शकों को। आज के 3 कीवर्ड्स कौन कौन से चुने गए हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहला है चौकोना खेत, दूसरा है रसायन और तीसरा है पाती बंधे, यानी पंक्तिबद्ध होकर ये पंछी उड़े जा रहे हैं जी। क्योंकि अभी आप देख भी सकते हैं कि खेतों में पराली जलाकर जो प्रदूषण हो रहा है उसमें किसान की और जिम्मेदार नागरिक की क्या भूमिका है, यदि इस पे कक्षा में चर्चा की जाए तो मुझे लगता है हम अपने बच्चों को जागरूक कर सकते हैं। समसामयिक विषयों पर भी चर्चा हो जाएगी जी। गृह कार्य पहले बच्चों को बता दें जी। गृह कार्य हमने एनसीईआरटी में ही जो पीछे दिया गया है, छोटे चौकोने खेत को कागज़ का पन्ना कहने में क्या अर्थ निहित है। इसके साथ ही रचना के संदर्भ में अंधड़ और बीज का क्या अर्थ है। इन दोनों ही प्रश्नों को मुझे लगता है कि बच्चे आज समझ भी पाए होंगे और उनका उत्तर भी दे पाएंगे जी। संशोधित गृह कार्य को यदि हम इसे बदलें तो छोटे चौकोने खेत को कागज़ का पन्ना कहने में क्या अर्थ निहित है। आप अपने विचार बोलकर, लिखकर या चित्र बनाकर प्रदर्शित कर सकते हैं। इसको हमें बदलना होगा जी।
तो इसे आपको भेजना कैसे है, ये फॉर्मेट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके हिसाब से जो भी डिटेल इसमें डालना है, विद्यार्थी का नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम, शिक्षक का नाम, सत्र की तिथि और विद्यार्थी की फ़ोटो अगर आपके पास है, और साथ में ईमेल एड्रेस आप नोट कर सकते हैं जहाँ पर भेजना है dts.class12@cit.nic.in। तो इसको भेजिए फॉर्मेट, इसी फॉर्मेट में। और अब समय हो रहा है आप सभी से विदा लेने का और धन्यवाद कहने का हमारी विशेषज्ञ मैम से। मैम आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस सत्र में आने के लिए और हमारे छात्रों से, दर्शकों से बात करने के लिए। और अब मुझे यानी देवेंद्र त्रिपाठी और देव जो साइन लैंग्वेज सांकेतिक भाषा के माध्यम से आपको समझा रहे थे, विशेष आवश्यकता वाले दर्शकों को समझा रहे थे आज का सत्र, उन्हें अनुमति दीजिए। लेकिन आपको चलते चलते बता दें अगला कार्यक्रम कौन सा देखने वाले हैं। अगला कार्यक्रम से कुछ ही क्षणों में होगा 12:30 पर, और इसमें चैनल नंबर 6 से 12 पर ये कार्यक्रम प्रसारित होगा जिसमें आप जानकारी ले सकेंगे डिवाइस एंड नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में। अब मुझे दीजिए अनुमति, लेकिन आप बने रहिए लगातार पीएम ई विद्या के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।